नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस में। साथियों, हाल ही में तमिलनाडु के अंदर एक दुर्घटना का वाकया बाहर निकल कर आया। और वाकया क्या था कि कुछ लोग शराब पीने से मर गए। शराब पीने से मर गए। सर, शराब तो बहुत सारे लोग पी रहे होते हैं, कुछ लोग मर गए, ये क्या खबर है? तो खबर निकल कर आई कि यहां पर जो शराब पी गई थी उसमें मेथनॉल डला हुआ था। शराब में मेथनॉल, पता नहीं चला क्या उनको कि मेथनॉल था? नहीं, पता नहीं चला उनको, पता नहीं चला शराब में मेथनॉल था। और वहीं से मेथनॉल पॉइजनिंग हो गई। और मेथनॉल पॉइजनिंग के बारे में ही आज के सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर लगभग 61 लोग जहरीली शराब पीने से कल्लाकुरुची जिले के अंदर मारे गए, जिसके चलते वहां के जो शराब के कमिश्नर हैं उनको, जिला पुलिस अधीक्षक को, कलेक्टर को, इन सबको वहां से निलंबित कर दिया गया। और उस पूरे क्षेत्र में लगभग 2000 पुलिस कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया। यहाँ की कुछ तस्वीरें हैं जो काफ़ी हृदय विदारक हैं, स्थितियां बहुत भयानक हैं। मतलब कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि एक ऐसा हादसा जिसने जितने भी शराब का सेवन करने वाले लोग हैं और एक आम जन को इस बारे में चेतना या अवेयर होने के लिए मजबूर कर दिया कि ऐसा क्या खराब था उस शराब में। तो आइए मैं आज चर्चा करता हूं। असल में क्या है ना कि शराब नशा किस कारण से देती है? तो आंसर है अल्कोहल के कारण देती है। अल्कोहल की अलग अलग परसेंटेज अलग अलग शराब में होती है। जैसे कि बियर के अंदर 5% अल्कोहल है, 5% से 12% तक की रेंज है। वाइन के अंदर 40% तक है। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से रम है, विस्की है, अलग अलग परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इनको अलग अलग तरीके से उपयोग में लाने लायक बनाती है। ठीक है, लेकिन शराब बनती कैसे है? यहीं से उसके अंदर स्पिरिट का या फिर मिथेनॉल का कहानी निकल कर आता है। तो शराब बनने के अंदर फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन दो प्रक्रियाएं होती हैं। असल मायने में क्या है कि आपको शराब में जो द्रव्य पिलाया जाता है वो इथेनॉल होता है। इथेनॉल के उपयोग से, जो एक रासायनिक मतलब पदार्थ है एथेनॉल, जिसका उपयोग होकर अल्कोहल का ही एक मतलब 2 कार्बन युक्त जो अल्कोहल है उसका नाम एथेनॉल है। ये एथेनॉल शराब के अंदर उपयोग में लिया जाता है। लेकिन एथेनॉल का बनाने का जो प्रक्रिया है उसमें फर्मेंटेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्या यूज होता है कि जो शुगर्स हैं उन शुगर्स को एनएरोबिक तरीके से फर्मेंट करके अल्कोहल में बदला जाता है। शुगर का अल्कोहल में बदलना और उस अल्कोहल में इथेनॉल का आना। अब उदाहरण के लिए ऐसे समझिए कि कोई भी खाद्य पदार्थ, उदाहरण के लिए मक्का है या फिर गेहूं है, जौ है, ज्वार है, इस तरह के खाद्य पदार्थ जिनमें कि शुगर की मात्रा है यानी कि ग्लूकोज है, उन्हें फर्मेंटेशन के लिए रख दिया जाता है। फर्मेंट करने के लिए जो भी आवश्यक सामान है वो उसके अंदर डाल दिया जाता है, जिससे कि वो अल्कोहल, वो जो ग्लूकोज का फॉर्म है या शुगर का फॉर्म है, वो फर्मेंट होकर के इथेनॉल में बदलता है। अब इथेनॉल बनकर आ गया, लेकिन वो उस पूरे की पूरे सड़े हुए कचरे में, फर्मेंटेशन एकदम सड़ने की प्रक्रिया है, सड़ने दिया जाता है। यानी शराब बनती हुई अगर आप देख लें तो संभवतः शराब का उपयोग ही ना करें, इस्तेमाल ही ना करें, इतनी वाहियात प्रक्रिया से शराब बनती है। मतलब आप ये समझिए कि आज आप घर में कोई फल सड़ जाए तो आप उसे ना खाएं, लेकिन वही सड़ा हुआ फल फर्मेंटेशन में आपके लिए जबरदस्त काम में आता है, क्योंकि सड़ाते ही हैं वो। लेकिन वो वाली बात दूसरी है कि वो कीड़ों से नहीं सड़ाते हैं, उसको सड़ने देते हैं नेचुरली, कि इसमें हवा भी मत जाने दो, इसको सड़ने दो, इसकी शुगर जो है ना उसको टूटने दो और टूट करके इसे अल्कोहल में बदलने दो। लेकिन आप जब उसका सेवन कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि ये तो ग्रेप वाइन है, संतरे से, उससे अंगूर से बनी हुई है, ये संतरे से बनी हुई है, ये जौ से बनी हुई है, ये ज्वार से बनी, ये मक्का से बनी है। वो सब कोई ये लाइन एडिशनली बोले कि सड़ी हुई जौ से बनी है, ये सड़े हुए अंगूर से बनी है, लेकिन सड़ने में हमको घर के, वही कहते हैं ना, जिंदी मक्खी नहीं निकली जाती। सड़ी हुई चीजें किसी ने कही, अरे कौन देख रहा है, कौन सड़ा हुआ था, अब तो साफ दिख रहा है ना। तो बिल्कुल सड़ने की प्रक्रिया फर्मेंटेशन है, जिसके थ्रू ये इस चीज को बनाते हैं। अच्छा, तो अब मान लीजिए कि एक जार था जिसमें आपने इतना सारा खाद्य पदार्थ रखा, उसको सड़ने दिया, सड़ करके उससे अल्कोहल बना। अब उस सड़े हुए में से अल्कोहल कोई कैसे निकाले? उदाहरण के लिए अपने घर के अंदर जब घी निकाला जाता है, आपने अपने घर में कभी घी निकलते हुए देखा हो तो किया क्या जाता है कि दही को लेकर के जब बिलोते हैं उसमें से बटर निकल के साइड में हो जाता है और पानी उसी के अंदर तैरने लगता है, मतलब पानी के ऊपर बटर तैरने लगता है। माता जी उस बटर को हाथ से बाहर निकाल लेती हैं बिकॉज वो थिक है। लेकिन अब बटर तो निकाल लिया, अब उस बटर में मिली हुई जो छाछ है उसे कैसे सेपरेट करोगे, उसे कैसे अलग करोगे? तो उसको अलग करने के लिए उसको माताजी गर्म करती हैं। अगर घर में आपने देखा हो तो बटर से घी निकालने की जो प्रक्रिया है
उसमें उसको गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, सो दैट उसमें से पानी उड़ जाए, उसमें से छाछ उड़ जाए और केवल घी बचा रह जाए। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये कैसे संभव है कि पानी उड़ गया, घी क्यों नहीं उड़ता सर? तो इसका आंसर है यहां से अगला, और उसका नाम है डिस्टिलेशन। असल मायने में डिस्टिलेशन वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीजें अलग होती हैं। ऐसे समझिए, अगर किसी भी द्रव्य का, किसी वस्तु का अगर बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो चलिए, तो किसी का बॉइलिंग पॉइंट जिस पर कि वो द्रव से गैस में बदल सके वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एक पदार्थ है उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो लिक्विड है उसे अगर आपने गर्म किया तो वो गर्म करते ही जैसे ही तापमान 50 पहुंचेगा वो तुरंत लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो 100 डिग्री वाले हैं वो वहीं पड़े रह जाएंगे। यही काम किया जाता है सड़े हुए पदार्थ से अल्कोहल बनाते समय। क्या किया जाता है कि साहब जो सड़ी हुई चीज़ है उसमें अल्कोहल मान लीजिए कि राइट जो टेम्परेचर है वो उसका शायद 65-67 डिग्री के आसपास है, देख लेंगे अभी, उतने पर वो गैस बन जाता है। तो उसको हल्का सा उबाला जाता है, हल्का सा उबालते ही वो गैस बनकर उड़ने लगता है। तो उसके ऊपर क्या करते हैं ये लोग, प्रॉपर तरीके से कुछ ऐसा बर्तन लगाते हैं जिससे कि वो गैस को कहीं और कलेक्ट कर सकें। वो जो गैस है वो टप 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 करके नीचे इकट्ठी होती चली जाती है और वहां पर शराब बन जाती है। तो कचरे से, कबाड़ से उबाल करके अल्कोहल को सेपरेट कर लिया जाता है। अब आपने सुना कि यार ये प्रक्रिया तो बहुत सही है, अब तो उबली हुई चीज को पिया जा रहा है। बस इसी तरीके से शराब बनकर बिकती है। लेकिन जो प्रक्रिया मैंने बताई इसको देखकर तो आपका मन करेगा कि ये तो कोई भी कर सकता है। फिर तो भाई सड़ाना है, सड़ा करके सड़ने के लिए छोड़ना है, फिर हल्का सा उसको गर्म करना है, गर्म करने के बाद उसके ऊपर कुछ ऐसा बर्तन लगाओ ताकि वो छनते हुए कहीं और गिर जाए। जैसे आपके मन में ये ख्याल आ सकता है कि ये तो शराब बनाना बहुत आसान है, ऐसा हमारे देश में बहुत सी जगह शराब बनाई जाती है। ऐसे हमारे देश में बहुत सी जगह लोग अपने सेवन के लिए, खुद के लिए शराब बनाते हैं जो कि सरकारी तरीके से नहीं बनी हुई होती, ना सरकारी डिस्टिलेशन की मशीनरी में बनी होती है। ऐसी स्थिति में बनी हुई जो शराब होती है ये शराब कई बार हानिकारक हो जाती है। सरकारी भाषा में इसे कच्ची शराब नाम दिया जाता है। यानी ये वो शराब है जिसके बारे में आपको नहीं पता कि इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं, पता चले कि जब आप शराब बना रहे थे उस समय उसमें छिपकली गिर गई या सांप गिर गया, आपको नहीं पता। वो सड़ने में आपने देखा ही नहीं कि क्या क्या सड़ा, आपने उठा के उसकी बस वेपर ले ली, अब उसमें जहर भी आपके साथ वेपर बन के साइड में चला आया। अब आप जहर का वेपर यूज कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि शराब पी रहे हैं, अब पता चले कि लंबे निकल लिए। इसलिए सरकारी प्रयास ये रहते हैं कि आदमी को अगर शराब पीनी है तो उसे उतने कम दामों में हम डिस्टिल्ड शराब, सरकारी शराब उपलब्ध करा दें। और यही कारण है कि सरकारों के द्वारा शराब का बेचान किया जाता है ताकि कोई व्यक्ति खराब शराब ना पिए, पी करके मर ना जाए। तमिलनाडु जैसी जो घटनाएं हैं वो घटनाएं हो ना जाए। अब क्या कहानी आती है वो सुनिए। इस पूरी शराब बनने की प्रक्रिया में एक और एलिमेंट है जो शराब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर, मतलब कि अल्कोहल में नशा देने वाला जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, जो जैसे इथेनॉल है, ऐसे ही मिथेनॉल भी एक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है। यानी इसके पीने से दिमाग में जो भी मतलब थॉट्स आती हैं, न्यूरॉन्स के जो मैसेंजर्स हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के, ट्रांसमिशन जो अवरुद्ध होता है, उस ट्रांसमिशन के अवरुद्ध होने में एक और अल्कोहलिक सब्सटेंस का नाम आता है और उसका नाम है मीथेनॉल। अब क्या होता है कि मीथेनॉल और इथेनॉल में नशा कैसे होता है, क्या कहानी होती है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल का सेवन किया, यानी कि इथेनॉल का सेवन किया, तो एथेनॉल का सेवन जैसे ही वो व्यक्ति करता है उसके शरीर में इथेनॉल जब पहुंचती है तो शरीर के अंदर, भाई अब जाओगे तो स्टमक से होते हुए छोटी आंत, बड़ी आंत से होते हुए जाओगे, और जो भी आपने सेवन किया फाइनली वो सब डाइजेस्ट होकर के हमारे मतलब जो हमारे पैंक्रिया, वो लीवर वगैरह हैं, इनसे होकर के शुद्ध होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो इथेनॉल ली जाती है उसके ऊपर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज नाम का एक एंजाइम आकर काम करने लगता है। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जैसे ही एंजाइम काम करता है वो इथेनॉल को कन्वर्ट कर देता है एसिड एल्डिहाइड में। ये एक रासायनिक पदार्थ है। इस एसिड एल्डिहाइड का निर्माण जैसे ही हमारे शरीर में होता है, इस पर फिर एक और एंजाइम काम करने लगता है जिसका नाम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज है। वो इसे आगे एसीटेट में या एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये पूरी प्रक्रिया हमारे शरीर में चल रही होती है। यानी एक प्रकार से हमारे शरीर में एसिड का निर्माण अल्कोहल पीने के बाद हो जाता है।
अब वो जो एसिड बना है वो जब लीवर तक पहुंचता है, अत्यधिक एसिड से लीवर का पिघलना, गलना, क्योंकि वो एसिडिक फॉर्म में है, और एसिडोसिस का होना देखा जाता है। ठीक है, तो जो इथेनॉल है उसके साथ में इथेनॉल का एसिटाल्डिहाइड में बदलना, और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के बाद उसका एसीटेट में बदलना, एसीटेट का H2O और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना, और एसीटेट ना बने तो उसकी जगह पर एसिड का बन जाना बड़ा कॉमन देखा जाता है। जैसे एथेनॉल है, ऐसे ही मीथेनॉल के बारे में कहा जाता है कि मीथेनॉल पर, जैसे कि यहां पर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम डला था, तो इस पर भी अगर ADH डल जाए तो ये फॉर्मेल्डिहाइड में बदल जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड में बना हुआ ये जो पदार्थ फॉर्मेल्डिहाइड है, अगर इसके ऊपर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज की तरह से अगर एंजाइम डाल दिया जाए तो ये फॉर्मिक एसिड में बदल जाता है। और ये जो फॉर्मिक एसिड है ना, ये समझ लीजिए कि आदमी को अंधा कर देता है, आदमी के लीवर की स्वेलिंग कर देता है, सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देता है। एसीटेट से तो फिर भी आदमी जिंदा रह जाता है, अल्कोहल पीकर के लोग जिंदा रह जाते हैं, लेकिन ये इतनी खतरनाक चीज है फॉर्मिक एसिड कि इसके उपयोग के बाद आदमी बचता नहीं है। यानी कि अगर शराब के अंदर मीथेनॉल मिला आ गया, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, मीथेनॉल आ कैसे जाएगा? क्या मीथेनॉल पीते हैं क्या लोग? भाई पीना तो हर आदमी अल्कोहल ही चाहता है, यानी C2H5OH। यदि कोई शराबी है तो वो यही पिएगा, वो जहर क्यों पिएगा? लेकिन इसका और इसका रासायनिक रूप इतना कॉमन है, मात्र केवल एक कार्बन का अंतर है। ये जो एक कार्बन है इसकी कंडीशन क्या है? ये ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है, यानी कि जब आप डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं तो डिस्टिलेशन में अगर ये 65 डिग्री पर डिस्टिल होकर आ रहा है तो ये तो 50-55 डिग्री पर ही डिस्टिल हो जाता है। यानी कि जब आप उबाल करके वो बूंद बूंद निकाल रहे होते हैं तो बूंद बूंद ये भी निकल कर साइड में चला आता है, यानी ये आसानी से मिक्स हो जाता है। यानी जिस प्रक्रिया से फर्मेंटेशन से आपने ये बनाया, फर्मेंटेशन से ये भी बनकर आ गया। अगर तो क्या होगा? नंबर दूसरा, ऐसे कोई रासायनिक पदार्थ जो सूंघने में, जैसे पेंट वगैरह के अंदर मीथेनॉल का उपयोग किया जाता है, वहां पर खुशबू आई, बोले तो अल्कोहल है, बोले चलो लगा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। स्प्रिट वगैरह का अभी हाल ही के समय पर क्या हो रहा है ना, भारत सरकार के द्वारा बायो इथेनॉल के निर्माण की बात चल रही है, तो इथेनॉल बना तो बोले चलो यार ये तो दारू ही तो है, पी लेते हैं। इस प्रकार से स्प्रिट का उपयोग और स्प्रिट के साथ साथ डले हुए मिथेनॉल की वजह से लोगों का मारा जाना बहुत बड़ी सुर्खी बना हुआ है। ये पूरी रासायनिक प्रक्रिया है जो अपने शरीर के अंदर होती है। ठीक है, अल्टीमेटली होता क्या है जी, लीवर को आपकी ये सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं, और लीवर को अल्टीमेटली इन सब का नुकसान देख करके बस हालत छोड़ देनी पड़ती। तो मैंने ये पूरी प्रक्रिया आपको समझा दी है। अच्छा, बड़ा सवाल बनता है क्या इसको रेगुलेट करने के लिए कोई कानून वानून है क्या? बिल्कुल कानून है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस रेगुलेशन एक्ट 2018 है, जिसमें मिथेनॉल को केवल क्लियर मतलब प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है कि ये कैसा वो है, और इसका प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है कि इसके पीने से आदमी अंधा हो सकता है और मर सकता है। यही वो दारू है या यही वो मिथेनॉल रसायन है जिसको पी करके तमिलनाडु के अंदर लोग मरे हैं। ठीक है, ये वो प्रक्रिया है जो मैंने आपको बताई जिससे दारू बनाते हैं। ये घर पर जब लोग बनाते हैं तो इसमें इस तरह की डाउट रहती है, तो वो कच्ची दारू जिसको पी करके लोग तमिलनाडु में मरे हैं, वो हुक दारू क्या किसी उस नाम से, लोकल नाम से जानी जाती थी, जिसकी वजह से ये काम हुआ है। ठीक है, मिथेनॉल का उपयोग कहीं होता है क्या? बिल्कुल, एंटी फ्रीजर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो मिथेनॉल एक रासायनिक पदार्थ है, इसका उपयोग किस प्रकार से नुकसानदायक है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है साहब, ये हो गया मिथेनॉल का उपयोग कहां कहां पे किया जाता है। फीकल के रूप में और सॉल्वेंट के रूप में, एनर्जी कैरियर के रूप में किया जाता है। क्या कहानी हुई, मैंने वो पूरी प्रक्रिया आप लोगों को बता दी। ठीक है, हाँ, जो नुकसान होता है शराब पीने से जिसका नाम है एसिडोसिस, एसिडोसिस के कारण ये परेशानी। अब एक बड़ा सवाल है कि अगर किसी को पता चल गया कि उसने मिथेनॉल पी ली तो वो बीमार हो जाएगा, छटपटाएगा, उसको बचाया जा सकता है क्या? बचाया जा सकता है। बचाने के लिए इसका एक एंटीडोट है, मतलब जिसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति इसको उपयोग कर लेता है और उपयोग करने से इसकी विषाक्तता का पता चल जाता है तो उसका एक एंटीडोट है। जिस प्रकार से फॉर्मिक एसिड बना था ना एल्डिहाइड से, उस प्रक्रिया को रोकने के लिए एक फोमेपिजोल नामक एंटीडोट है। एक ऐसा रसायन है जो एल्डिहाइड को एसिड में नहीं बदलने देता। तो वो जो फोमेपिजोल नाम का जो वो है ना, इसका इंजेक्शन भी आता है। डॉक्टर के पास अगर कभी भी ऐसी स्थिति हो और अगर आप मरीज को लेकर जाएं तो वो फोमेपिजोल नाम का इंजेक्शन आपके लगाते हैं, जिससे उस रसायन का
कन्वर्ट होना रुक जाता है, और उसका कन्वर्जन जैसे रुकता है तो आदमी के बचने के चांसेस आ जाते हैं। मतलब एक तरह से ये समझिए कि जो फॉर्मेल्डिहाइड का उत्पादन हो रहा है ना, उसके घातक प्रभावों को फॉर्मेपिजोल रोक देता है, बस यही कारण है। तो ये फॉर्मेपिजोल जो है ना, इसको नाम को याद रखिएगा, अगर किसी को सलाह देनी हो, कभी आपको ऐसी स्थिति बन जाए, पहले तो ये मानकर चलिए कि अगर ये स्थिति बनती है तो इतनी घातक होती है कि इसके लिए जो जिम्मेदार हैं सबको हटना पड़ता है। मतलब सरकारी नौकरी में सबसे गंदी चीज़ अगर कोई मानी जाती है तो वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल विषाक्तता और विशेष रूप से मिथेनॉल के सेवन से अगर कुछ नुकसान होता है तो फिर तो गए साहब आप। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बता दी है। फिलहाल के लिए इस पर पॉलिटिक्स हो रही है, सब जगह जो चल रहा है वो है आपके सामने, मैंने बता दिया है। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अधिक जानकारी के लिए कनेक्टेड रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, हमारे अन्य प्लेटफॉर्म्स अपनी पाठशाला पीसीएस पर बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, आप वहां जाकर के यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए 799 के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्स आया हुआ है, जहां मेरी टीम प्रॉपर तरीके से आपके लिए क्लासेस दे रही है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस प्री के लिए एक टेस्ट सीरीज आई हुई है, आप उसे भी तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप में से कोई साथी इस कंटेंट को प्राप्त करना चाहता है तो अपनी पाठशाला.com हमारी वेबसाइट है, आप वहां से जाकर के इस कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। इसी प्रकार से अगर आप हमारा रिकॉर्डेड बैच जो जीए फाउंडेशन का रिकॉर्डेड बैच है वो लेना चाहते हैं तो 1499 में वो उपलब्ध है अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, तो आप जाकर के उसे ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो पढ़ाया हुआ कंटेंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी चारों सब्जेक्ट हैं, अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो उसकी हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं, आप उसे एप्लीकेशन से ऑर्डर करें, आपके पास मात्र 1999 के अंदर घर पर उसको कुरियर करा दिया जाता है। कुछ इस प्रकार से हैंड रिटन नोट्स हमारे उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।